अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी का है। इसमें जो है आपको पता है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन ही यूज होंगे इसके फॉर्मूला में भी। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस दैट एन इवेंट कैन अकर इन डिफरेंट वेज। उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बहुत सी डेफिनेशंस हैं। इधर भी जो लिखी है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले वो लिव इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड, गैर यकीनी दुनिया, जहां पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज के चांस। इसके इतने चांस है, हम कहते हैं 100% में से हम कह देते हैं ना कि इसके जो है वो 10% चांस है, इसके 20% चांस है, इसके 80% चांस है। इस तरह हम वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ही है। इन क्लाउडी वेदर वी कैन नॉट बी श्योर वेदर इट विल नॉट रेन। जब बारिश होते मौसम खराब होता है तो हम इस बारे में यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि बारिश होगी, होनी है या नहीं होनी। लेकिन हम चांसेस की सूरत में कह सकते हैं कि अगर हम कहें बारिश होनी या बारिश नहीं होनी तो ये दो चांस है ना। तो वन चांस आउट ऑफ टू, एक चांस तो है बारिश होने का, ठीक है ना, दैट द रेन विल फॉल। दूसरा उन्होंने लिखा है देयर आर सिक्स थ्योरम्स ऑन सर्कल आउट ऑफ विच वन थ्योरम इज आस्क्ड इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। एविडेंटली टोटल 6 थ्योरम है उन्होंने कहा, उसमें से एक जो है वो तो पूछा जाना है ना एग्जाम में। तो क्या हो गया? वन चांस आउट ऑफ सिक्स, सिक्स में से एक का तो चांस है आने का। तो ये भी क्या है? ये भी प्रोबेबिलिटी ही है हमारे पास। इन सिंपल सिचुएशन वी आर गाइडेड बाय आवर एक्सपीरियंस और इनिशन। However, we cannot be sure about our predictions. उन्होंने हम जो प्रिडिक्शंस करते हैं, हम जो अपनी क्या कहते हैं उसे, अंदाजे लगाते हैं, हमें नहीं पता वो किस हद तक हमारे अंदाजे जो हैं वो दुरुस्त हैं। सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, हम अपने एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे कहते हैं कि इसके इतने परसेंट चांसेस हैं। We cannot depend upon guesswork and we need more powerful tools for analyzing the situation and adopting the suffer path for the achievement of our goals. उन्होंने क्या कहा है कि हम जो है जस्ट एक्सपेरिमेंट्स के, जब जस्ट एक्सपीरियंस की बेस पे या कुछ भी ये नहीं कह सकते। तो इसके लिए जो है वो हमें पर्टिकुलर वो जो कहते हैं ठोस सबूतों की जरूरत होती है हर चीज के बारे में बात करने के लिए। In order to guide in solving complex problems of everyday life, two French mathematician, दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी में जो है वो पहला कदम रखा। वो है ब्लेस पास्कल और पायर डे फॉर्मेट। ये दो थे जिन्होंने क्या किया, हमारे पास जो है ब्लेस पास्कल और पायर डे फॉर्मेट ने क्या किया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे काम किया और इसका जो है वो हमें इससे इंट्रोड्यूस करवाया। वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन। सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर। चांस ही है, प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर, कोई भी इवेंट हमारे पास है, कोई भी काम है, उसके कितने परसेंट चांसेस ना होने के, तो उस चीज को हम कहते हैं ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। दिस डेफिनेशन इज टू वेग टू बी of any practical use in estimating the chance of the occurrence of a particular event in a given situation. But before giving a comprehensive definition of probability, we must understand some terms connected with probability. उन्होंने कहा डेफिनेशन पढ़ने से पहले जो डेफिनेशन में टूल्स यूज हो रही हैं उनकी जो है हमें समझ बूझ होगी तो हम उसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। सैंपल स्पेस अलग डेफिनेशन है, इवेंट्स जो है वो अलग डेफिनेशन है। ठीक है। The set consisting of all possible outcomes of a given experiment, ऐसा सेट जिसमें तमाम आउटकम्स आ जाएं, ठीक है ना, उस सेट को हम क्या कहते हैं? उस सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस। एक आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास एक कॉइन है, उसको हमने क्या करना है? उसको हमने टॉस करना है। तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो उसमें हेड आएगा या उसमें हमारे पास टेल आएगा।
तो हेड और टेल का एक सेट बना लें, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं और इस सेट को हम कहते हैं ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। और उसमें से एक पर्टिकुलर इवेंट हेड आता है या पर्टिकुलर आउटकम हेड आता है, तो ये एक अलग आउटकम है। अ पर्टिकुलर आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, और इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। अपनी वर्ड्स में फिर बताऊं, अगर मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, हमारे पास एक कॉइन है, उसको हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो या उसमें दो आउटकम्स हैं हमारे पास, या तो हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। दो आउटकम्स हैं, इन दोनों आउटकम हेड और टेल को एक सेट में जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब हमने उसको टॉस किया तो हेड आ गया, ये एक इवेंट जो है वो अकर हो गया, ठीक है ना, एक इवेंट हमने कर लिया। तो वो हेड आया है, उसको हम अलग सेट में लिख देंगे जस्ट ब्रैकेट में कि ये हेड है इवेंट वन में। तो हेड जो है वो हेड और टेल का जो सेट है उसका सबसेट होगा ना, यही चीज उन्होंने लिखी है, एन इवेंट ई इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। ये वही एग्जांपल इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन, द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड और टेल। पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड और टेल है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ एस क्या है, 2 है। अगर हम डाई की बात करते हैं तो टोटल कितने उसमें होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें टोटल कितने आउटकम्स आ गए, 6 आउटकम्स आ गए, वहां या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसमें से अगर हम एक बार डाई रोल करते हैं तो अगर 2 आ गया तो ये एक इवेंट हो गया, और 2 जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट हो गया। अगर हम कहते हैं कि इवन नंबर्स आएंगे, ये हमारा एक इवेंट है, तो इसका जो है रिजल्ट क्या आएगा, या तो 2 या 4 और 6। तो ये हमारे पास एक इवेंट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल का मतलब है हमेशा दो चीजों के दरमियान, अब दो इवेंट्स आएंगे इसमें, ठीक है। एक्सक्लूसिव जो हमारे पास क्या है, जैसे आप कह लें कि ये डिसजॉइंट है, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डेफिनेशन से अगर आप समझे, दो इवेंट्स होंगे और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इन सैंपल स्पेस, कोई भी सैंपल स्पेस है, उसमें ये नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 एंड एन इवेंट। एक इवेंट हमने लिया, उसमें कौन से नंबर्स आ गए, 1 3 5, और दूसरे इवेंट में 9 आ गया जस्ट। ए बी आर डिसजॉइंट सेट्स, वो डिसजॉइंट है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। तो इन दोनों इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर हम कॉइन की बात करें, हेड टेल होता है, ए इवेंट में हेड है, बी इवेंट में टेल है, दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। सिंपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की अगर शॉर्ट डेफिनेशन आप करें तो आप लिखेंगे, टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। दो इवेंट्स होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 आएगा, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वली लाइकली इवेंट्स। We know that if a fair coin is tossed, the chance of head appearing on the top is the same as। अच्छा, दो अगर उन्होंने कहा हम एक कॉइन को जो है वो टॉस करते हैं, तो हेड के आने के चांसेस अगर 50% है तो 50% ही ये चांस है कि टेल आए, यही है ना। टोटल चांस तो हम 100% है, तो अगर हेड के आने के चांस 50% है तो टेल के आने के चांस भी 50% है। वी से दैट दीज टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, दोनों के चांसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं, हेड का अलग इवेंट, टेल का अलग इवेंट, ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं। सिमिलरली इफ अ डाई विच इज परफेक्ट अनलोडेड क्यूब इज रोल्ड, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, देन द फेस containing two dots is likely on the top as the face containing। तो 2 के आने के भी उतने चांसेस हैं जितने 5 के आने के चांसेस हैं। क्या हम कह सकते हैं ये कि मतलब 2 के आने के चांसेस जो हैं वो 80% है, या 3 के आने के चांसेस 80% है? ऐसा हम नहीं कह सकते, चांसेस दोनों के बराबर हैं। हमें लगता है या 2 आएगा या 3 या 4 या 5, कुछ भी आ सकता है ना 6 में से। द सेम विल बी द केस विद एनी अदर पेयर ऑफ फेसेस। जितने भी जो भी फेस ले लें, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं उसमें, तो सबके आने के चांसेस जो हैं वो इक्वल हैं।
In general, if two events A and B occur in an experiment, अब ये definition है, A and B are said to be equally likely events if each of them has equal number of chances of occurrence. दो इवेंट्स हों, दोनों के आने के चांसेस बराबर हों, तो हम कहते हैं ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये बात की बात है। लेकिन जस्ट अगर हम इक्वली लाइकली को देखें, दो इवेंट्स लें, दोनों के आने के चांसेस जो हैं वो बराबर हो हमारे पास, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन P.S. लेप्लास। ये डेफिनेशन अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो किसने दिया, लेप्लास ने। हैज बीन एक्सपेक्टेड एज स्टैंडर्ड डेफिनेशन बाय द मैथमेटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बेहतर डेफिनेशन, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन डेफिनेशन है। ठीक है, तो वो जो है वो किसने दी, लेप्लास ने। क्या डेफिनेशन है वो भी देखते हैं। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझते हैं, रैंडमली मतलब कुछ भी आ सकता है, हम ये कहते हैं। प्रोड्यूस m डिफरेंट वेज, उसमें क्या है, m डिफरेंट वेज हमारे पास आ जाए। m different but equally likely outcomes and n outcomes out of them are favorable, कि n जो है वो उसमें से आ सकते हैं to the occurrence of the event E, then the probability of the occurrence of the event E is denoted by P of E। क्या आएगा, number of ways in which event occurs, n जो है, number of ways or number of elements of sample space। क्या है ये डेफिनेशन, इस तरह पढ़ने से तो समझ नहीं आती, जिस तरह वर्डिंग बुक में लिखी होती है। जब तक आप अपने लफ्जों में इसको नहीं समझेंगे, ये आपको भूल जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, कोई भी एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि उसमें जो है वो सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो m है। ठीक है, m डिफरेंट वे से वो आ सकते हैं, लेकिन जो इवेंट्स कोई भी अकर होने हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, और हम कहते हैं कि हम जो इवेंट चाहते हैं वो, जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताती हूँ, हेड और टेल की एग्जांपल से, कौन को टॉस करते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है, एक बार ही है ना। अगर एक बार उसको कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल उसमें कितने हैं आउटकम्स, कितने टोटल, 2 हैं। तो एन जो इस एग्जांपल में हो गया 1 और एम जो है वो 2 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/2। ठीक है, ये डेफिनेशन वैसे याद करने की मतलब जरूरत नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी की समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये कौन सा पूछी जानी है। ये रिजल्ट जो है ये बहुत जगह यूज होता है, ये आपने याद करना है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमेशा जो है वो 0 और 1 के दरमियान रहती है, 0 और 1 भी हो सकती है इवन, और 0 और 1 के दरमियान रहती है। क्योंकि किसी भी मतलब एक इवेंट है हमारे पास, कोई भी इवेंट है, अगर हम परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी को एक साथ लेके चलें तो आप देखें परसेंटेज में क्या होता है, 20% है, 30% है, उसी को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो पॉइंट्स में आंसर चला जाता है, फ्रैक्शन में। वही चीज जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ये देखें, 0 और 1 के दरमियान अगर आंसर जो है प्रोबेबिलिटी का 3/2 हो गया, 1 से बड़ा चला जाए, क्या हम कह सकते हैं किसी भी चीज के होने के चांसेस वो 100 से बढ़ सकते हैं, नहीं, 100% तो फुल है, 100 से आगे तो चांसेस जा ही नहीं सकते। तो जब 100 से आगे नहीं जा सकते तो ये वही चीज है कि 0 और 1 के दरमियान। ठीक है ना, वो परसेंटेज में 100 होगा, प्रोबेबिलिटी की सूरत में वो 0 और 1 के दरमियान रहेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0-1 के दरमियान ही हमेशा आएगा। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब है वो इवेंट हो ही नहीं सकता, और वो इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 होने का तो मतलब यही है, कभी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 देखें तो आप यही कहेंगे ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर जो है वो 1 है, 1 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू, आपको पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सर्टेन इवेंट होगा, या फिर हम कहते हैं ये श्योर इवेंट है, कि ये तो 100% होगा ही, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है। ठीक है ना, या फिर सर्टेन इवेंट, या हम उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। probability that an event does not occur,
कोई भी इवेंट है ये इसमें कंप्लीमेंट में चला जाएगा। कोई भी इवेंट है वो अकर नहीं हो रहा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हम ई का कंप्लीमेंट लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है सैंपल स्पेस होगी, सैंपल स्पेस जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा, उसके लिहाज से हम किसी भी इवेंट का कंप्लीमेंट लेके उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है बहुत सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास यूज होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट ई। ठीक है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब कोई रिजल्ट वगैरह हो ना एक्सरसाइज में, हो सकता है मेरी आंखों से गुजर जाए, लेकिन रिजल्ट हो तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वैसे जो मुझे मतलब मैं करती हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो उसी टाइम में आपको बता देती हूँ। एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी एंड टेलीमार्क्स, ये करने की हमें जरूरत नहीं है। टेलीमार्क्स उसके लगाए या फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें से कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। ये सेक्शन आप छोड़ दें, 7.6 वाला। एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, वही सेम, आपको पता है ना, सेट्स आते हैं, इवेंट्स में भी सेट होते हैं, सैंपल स्पेस भी सेट है, तो उसको वेन डायग्राम की मदद से उन्होंने बताया गया है। लेकिन इसका थ्योरम जो है वो ऐड करने का, एडिशन का, वो इधर होगा। दो इवेंट्स का यूनियन लें, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दो इवेंट्स है हमारे पास ए एंड बी, दोनों डिसजॉइंट है, उनका यूनियन लिया, अब उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी अगर हमने लेनी है तो वो किसके बराबर आएगी, दोनों की जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, सिंपल उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर इवेंट्स जो हैं वो डिसजॉइंट नहीं है, इधर तो पॉइंट 1 में उन्होंने क्या कहा है, इवेंट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट ना हो तो ये फैक्टर साथ आएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है ये साथ आएगा। पहले क्या करना है, दो इवेंट्स लेने हैं, अगर तो वो डिसजॉइंट हैं तो सिंपल उनका यूनियन लेके उनकी अगर प्रोबेबिलिटी लेनी है तो उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो इवेंट्स डिसजॉइंट नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन लेके उसकी प्रोबेबिलिटी लेके उसको माइनस करेंगे। अच्छा, एक बात इधर मैं बताती चलूं कि ये जो है ये रिजल्ट यूज किया, ये 2017 में एक क्वेश्चन आया है। इस रिजल्ट को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन सोल्व करना था। उसमें आपको जो है वो ये तीन प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, ए यूनियन बी की, ए की और बी की। उन्होंने कहा था इस चीज की फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ये ही रिजल्ट उधर लगना था और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होनी थी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, अब अभी तो हमने एडिशन का पढ़ लिया ना, कि ऐड अगर होती हैं तो उनका यूनियन लेके हम कैसे प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, दो इवेंट्स हो उनको मल्टीप्लाई करके उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। We can multiply probabilities of dependent as well as independent events. But in this section, we shall find the multiplication of independent events only. अच्छा, आपको इधर से ये वर्ड पढ़ के डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ के कुछ समझ आ रही है, देखें इधर से। सिंपल सिंपल सी बात समझें, अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े तो ऐसे इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। लेकिन अगर ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं कि एक के होने से दूसरे पे फर्क पड़ जाए, तो ऐसे दो इवेंट्स को हम कहते हैं ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर कोई फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। But before learning the formula of multiplication of probabilities of independent events, it is necessary to understand what is meant by independent events. उनका पढ़ने से पहले हमें independent events को लास्ट में पढ़ना पड़ेगा, फिर ही हमें किसकी समझ आएगी, multiplication of probabilities की। Two events A and B are said to be independent. दो events हैं हमारे पास, वो independent होंगे कब, if the occurrence, अगर एक के होने से, of any of them, उनमें से कोई भी एक अगर पहले हो जाता है तो उसका दूसरे पर कोई असर ना पड़े, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इन अदर वर्ड्स, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इवेंट ए हैज और हैज नॉट अकर्ड, पहला इवेंट हो या ना हो,
अगर हम दूसरा पहले करते हैं तब ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम ए वाला पहले करते हैं तब बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी रिमेन्स द सेम, अगर तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इवेंट बी की सेम रहती है, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तब हम ए बी को क्या कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक बार फिर बताती चलूं, दो इवेंट्स हैं, एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब उन्होंने इधर जो एग्जांपल लिखी है ये मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो है वो समझ आ जाए। Suppose a bag contain 12 balls. If 4 balls are drawn from them twice in such a way that, एक बैग है उसमें 12 जो है वो बॉल्स हैं, 4 उसमें हमने निकाले हैं, 4 पहले निकाले, 4 फिर निकाले। The balls of the first draw are not replaced before the second draw. रिप्लेस्ड एंड नॉट रिप्लेस्ड, ये भी वर्ड्स जो हैं हम यूज करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के लिए। रिप्लेस का मतलब होगा डिपेंड, आई थिंक, एक मिनट इधर लिखा होगा नेक्स्ट, ये देखें, इन द सेकंड केस, इन द केस वन, सबसे पहले केस वन की बात करते हैं। द सेकंड ड्रॉ विल बी आउट ऑफ 8 बॉल्स। हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी बैग है उसमें 12 जो है वो बॉल्स हैं, तो 12 में से हमने 4 निकाल लिए पहले। अब जब हम सेकंड ड्रॉ करेंगे, उसी 4 निकाल लिए, 12 थे टोटल, तो सेकंड ड्रॉ में बैग में कितने बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स हैं, विच मीन्स दैट आउटकम्स ऑफ द सेकंड ड्रॉ will depend upon the event of the first draw and two events will not be independent, ठीक है ना। नॉट, ये आप अपने पास नोट कर लें, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है डिपेंडेंट, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है डिपेंडेंट, एंड रिप्लेस्ड का मतलब है इंडिपेंडेंट। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है डिपेंडेंट एंड रिप्लेस्ड का मतलब है इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब केस वन में उन्होंने क्या बात की है, हमारे पास दो इवेंट्स हैं, हमने 4 बाल निकालने हैं और 4 हमने फिर निकालने हैं। पहले हमने केस में क्या किया है कि हमने 4 बाल निकाल लिए, उसके बाद बैग में कितने बाल बचे, 8 बाल, उसमें से 8 में से हमने 4 निकालने हैं। अब 8 बाल क्यों बचे, 8 में से 4 क्यों निकालने हैं, क्योंकि 4 हमने पहले निकाल लिए हैं, पहला होने के बाद दूसरे पे इफेक्ट हो गया है। दूसरे पे इफेक्ट क्या हुआ है कि दूसरे पे इफेक्ट ये हुआ है उसके आउटकम्स कम हो गए हैं, पहले 12 आउटकम थे अब 8 हैं, 8 में से 4 निकालने हैं हमने, ठीक है। अब दूसरा केस, however in second case the number of balls in the bag will be the same for the second row as has been the case at the time of the first row। दूसरे केस में क्या है, उन्होंने कहा हमने 4 बाल निकाल लिए हैं, फिर उसमें हमने कहा उसकी आउटकम्स कम नहीं हुए, पहले भी 12 थे, सेकंड ड्रॉ में भी 12 ही हैं, फिर हमने 12 में से 4 निकाल लिए हैं, फिर पहले ड्रा, फर्स्ट ड्रा का सेकंड ड्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक बार फिर बता दूं, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है डिपेंडेंट एंड रिप्लेस्ड का मतलब है इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये चीज पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी जो है वो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर इन इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी। सिंपल क्या है, दो इवेंट्स हैं, शर्त ये है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट का फॉर्मूला और होगा। दो इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उन दोनों सेट्स का जो है वो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेके उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है, ऐसे इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं, एक बार देखें तो ये याद हो जाते हैं। अगर एन कितने भी इवेंट्स आ जाएं बशर्ते वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, सिंपल क्या है, उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग अलग, उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। शर्त यही है वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो जी यहाँ तक जो है वो हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है।
तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ